बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले आपको मैं एक खबर सुनाता हूं। बिलावल जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो बहुत अजीब स्टेटमेंट लगा। इसकी कोई तस्हीह आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और तरफ से कोई तरदीद आ जाए तो सूरत हाल शायद कुछ और होगी, लेकिन ये बड़ा हसास मामला है। बिलावल का स्टेटमेंट अगर आप गौर से सुने वो कह क्या रहा है। बिलावल ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, और ये इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर खारजा बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर मखसूस अफराद भारत के हवाले करने पर कोई एतराज नहीं है, ताहम उसके लिए नई दिल्ली को इस अमल में ताउन पर आमादगी जाहिर करना होगी। सिंपल जुमला यह है कि भारत ताउन करे तो मखसूस अफराद की हवालगी पर कोई एतराज नहीं होगा, यह बिलावल ने कहा। अच्छा, बिलावल ने यह बात पाकिस्तान के बिहाफ पर कही है, और बिलावल इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, यानी हुकूमती जमात है। सिर्फ ये वजारत में नहीं बैठे हुए, वो बातचीत चल रही है, शायद ये आके वजारत में भी बैठ जाएं। इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और एजाज सैयद साहब की खबर है कि फिर जरदारी साहब की अपनी सदारत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि जिस वक्त मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में नहीं रहेगी, वो उतनी ताकतवर नहीं रहेगी जितनी अभी है, उनकी वो जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन बिलावल का ये स्टेटमेंट क्या हुकूमत वक्त ओन करती है या डिसओन करती है, क्योंकि यहां पे दो लोगों का कैटेगोरिकली बिलावल ने नाम लिया है। पाकिस्तान की रियासत भारत में होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। और पाकिस्तान का एक रियासती मौक़िफ़ रहा कि भारत आज तक सबूत देने में नाकाम रहा। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। वो अफगानिस्तान में है, जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराम करे वो कहते हैं अगर यहां पे है तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया है। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना, जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। अब पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमें बहुत सारे नाम भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं, यानी अजीत दोवल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ। भारत ने सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब उन्होंने अपने टारगेट हिट किए हैं, उनकी मीडिया ने इस पर सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम घुसकर मारेंगे और ये हमारी पॉलिसी है और ये अजीत दोवल की डॉक्ट्राइन है। तो क्या पाकिस्तान भारत से अजीत दोवल को मांगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये बंदा आप हमें दे दें, तो भारत पाकिस्तान को दे देगा? भारत पाकिस्तान से मांगता है कुछ बंदे, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भारत ने सबूत नहीं दिए या ये बंदे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान इस किस्म की बातें करता है। बहरहाल बिलावल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिलावल का यह कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच में मुजरिमों या मुलजिमों की हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहदा नहीं है। ये बात आप याद रखिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहदा नहीं है। इसमें जो है वो पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है उसने भी ये बात कंफर्म की है। लेकिन बिलावल के दिमाग में ये बात कहां से आ रही है, रियासत पाकिस्तान अब इसके ऊपर क्या कहती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस तरह तो पाकिस्तान के पास बेशुमार नाम है, पाकिस्तान भी मांगना शुरू कर दे जनाब वो बंदा भी हमारे हवाले करें, वो बंदा भी हमारे हवाले करें, तो क्या भारत करेगा? बिलावल का जो ये एटीट्यूड है
बड़ा ये अजीब मुझे लगा, ऐसा जैसे कि हम एक कमजोर मुल्क है और भारत बहुत ताकतवर मुल्क है। यानी अमेरिका तो पाकिस्तान से ले जाता था अपनी मर्जी के बंदे पकड़ के, और ये पकड़ के दे भी देते हैं। अभी आसिम मुनीर साहब ने एक बंदा पकड़ा और पकड़ के अमेरिका को कहा कि जी हमने पकड़ लिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएं, और फिर वो बंदा जो है वो अमेरिका के हवाले भी किया हमने। यहां से हमने बंदा पकड़ा और अमेरिका के हवाले कर दिया, वो लेकर चले गए अमेरिका में। लेकिन क्या कोई बंदा हम वहां से ला सकते हैं? तो क्या अब भारत भी पाकिस्तान से ऐसे ही बंदे ले लेकर जाएगा? जबकि पाकिस्तान की रियासत हमेशा डिनाइल में रही और हमेशा ये कहती रही कि हमारे यहां से कभी भी कोई दहशतगर्दी भारत के अंदर प्लान नहीं हुई और यहां से कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। अजीब सूरत हाल है, मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाइट हाउस में किस किस्म के मुआहदे हुए हैं या किस किस्म की बातचीत हुई है या क्या कुछ वहां पे कमिटमेंट की गई है। ये आने वाले वक्त में और क्लियरिटी आ जाएगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर दी गई थी, कामरान शाहिद साहब ने खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल जाना चाहते हैं, इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और ये एक आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है। मुज़ाकरात के हामी हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये खबर फैलाई गई पहले अच्छी तरह, बहुत सारे मीडिया पे ये खबर चली। मैंने पहले ही आपको कहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे अगर वो जाएंगे तो वो बेइज्जती करवा के वहां से आएंगे अडियाला जेल से। अब मामला ये है कि किसी ने घास ही नहीं डाली मियां साहब को, पीटीआई ने भी सीरियस नहीं लिया। इमरान खान साहब की फैमिली, जिनको बहुत फिक्र है इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा यार मियां साहब को घर में सीरियस नहीं लेता तो हम कैसे ले लें, तो हम तो नहीं मानते। पीटीआई ने भी मियां साहब को सीरियस नहीं लिया, इमरान खान साहब ने भी सीरियस नहीं लिया, किसी ने मियां साहब को सीरियस नहीं लिया। तो मियां साहब ने यह खबर फैलाई क्यों, ये बात बाहर क्यों निकाली जो बाद में उनको वापस लेनी पड़ गई? जो बाहर दिखाई देता है ना कि मियां साहब भी एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में रखना चाहते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि मैं कितना ताकतवर और रेलिवेंट आदमी हूं, अगर तुम लोग मेरे साथ हैंकी बैंकी करोगे तो मैं इमरान खान के बाद जेल भी जा सकता हूं और वहां जाकर उसके साथ मिलकर मैं इमरान खान के साथ मिलकर आपका पत्ता साफ कर सकता हूं। शायद मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को ये एक अपना पैंतरा दिखाया है, सियासी पैंतरा, अपनी रेलिवेंसी शो की है। लेकिन फिर मियां साहब को समझ आ गई कि मियां साहब को तो पीटीआई सीरियस नहीं ले रही, मियां साहब को तो आम लोग सीरियस नहीं ले रहे, उनके अपने घर वाले भी नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीरियस नहीं लिया। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए से ये खबर वापस ली गई और ये करना ही पड़ा क्योंकि किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। और अगर मियां साहब किसी को दबाव लेना भी चाह रहे थे तो वो दबाव में ले नहीं पाए। मियां साहब अगर जेल काट लेते ना और पाकिस्तान से 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भागते ना और 4 हफ्ते का कह के 4 साल पाकिस्तान से बाहर ना गुजारते तो आज मियां साहब की सियासत कुछ और होती। लेकिन मियां साहब ने जो एक वोट को इज्जत दो की पॉलिसी को बूट को इज्जत दो की पॉलिसी में बदला और जिस तरह उन्होंने कंप्रोमाइज किया अपने मौके पे और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर वो बैठे, इससे मियां साहब ने अपनी सियासत का पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। मियां साहब जेल नहीं काट सके। राणा सनाउल्लाह साहब से जब सवाल हुआ कि इमरान खान साहब को आप कितने नंबर देंगे, ये इरशाद भट्टी साहब ने किया, 10 में से कितने नंबर देंगे जेल काटने पे? उन्होंने कहा 10 में से 10 ही नंबर दूंगा। कमाल जेल काटी है इमरान खान साहब ने, पूरा बदतरीन मुखालिफ वो भी मानते हैं कि यार जेल तो काटी है इमरान खान ने। यानी मैं एक सहाफी हूं, मैंने भी जेल काटी है, मैं 10 दफा गिरफ्तार हुआ, मैं टॉर्चर हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ और एक इतनी खौफनाक जेल काटी है। वो जो काल कोठरी है, यानी उधर दुनिया का ही कुछ पता नहीं था कि आज डेट क्या है, दिन है, रात है, क्या चल रहा है। ऐसी खौफनाक जेल भी काटी, छोटा सेल, पता नहीं अजीबो गरीब सूरत हाल, 5 महीने। ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन किसी सियासतदान ने, अगर आप जावेद हाशमी को निकाल दें, जावेद हाशमी साहब ने एक बड़ी सख्त जेल काटी थी लेकिन उनको मौका मिलता था बाहर आने का, लोगों से मुलाकात करने का, अदालत में आने का, बाहर खुली हवा, सड़कें देखने का। इमरान खान साहब को तो जब से उस 4 दीवारी के अंदर धकेला गया है, बाहर आना ही उन्हें नसीब नहीं हुआ, उन्हें कोई लाया नहीं बाहर। तो उनको एक ज़हनी अजियत में और कोफ्त में लगातार रखा हुआ है और आइसोलेशन में भी रखा हुआ है। ये अलग से एक सजा है जो बगैर किसी अदालती हुक्म और फैसले के उनको दी जा रही है इमरान खान साहब को, और लगातार दी जा रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को कितने नंबर दिए जाएंगे अगर आप 10 में से दें? ये तो पीएमएलएन वाले खुद ही फैसला कर लें। मियां साहब ने तो जेल काटी नहीं, वो तो अस्पतालों में पड़े रहे हैं। जेल के अंदर भी वीआईपी वाले उनको कमरे मिल जाते थे, स्वीट मिल जाते थे, एसी लगे हुए होते थे, हर तरह की सहूलत होती थी मियां साहब के पास, मुलाजिम उनके पास होते थे, मुशक्कती उनके पास होते थे, गपशप लगाने के लिए अपने डॉक्टर्स उनके पास होते थे, अपने लोग रोजाना आते थे मिलने के लिए, फैमिली के साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। मियां साहब का तो जबरदस्त था काम। तो इतनी बेहतरीन जेल में भी मियां साहब ने कितने नंबर लिए होंगे? कख नहीं, सीधा अस्पताल।
मरियम नवाज कख नहीं, शहबाज शरीफ कमर में दर्द है, अपोजिशन लीडर के तौर पर रोजाना असेंबली, हमजा शहबाज परवेज लाई की मिन्नत ने रोजाना असेंबली, यही चल रहा था। आसिफ अली जरदारी जेल के साथ कोठी के अंदर मौजा ही मौजा, ये खबर बताई ना उन्होंने, ज़िया शाहिद साहब ने, आज तक तरदीद नहीं आई। तो इनमें से कोई भी जेल नहीं काट सका। जेल तो काटी है इमरान खान साहब ने, ये अब सारे मानेंगे, और तगड़े होकर इमरान खान साहब ने जेल काटी है, उसका कोई और मुकाबला नहीं है जैसी जेल इमरान खान साहब काट गए हैं। और अब इमरान खान साहब का नाम गायब करके, इमरान खान साहब को अब माइनस करके, इमरान खान साहब को टीवी से निकाल के, इमरान खान साहब को मीडिया से दूर रख के, लोगों को वो नजर ना आए, ये सारा कुछ करके, ये मौजूदा जो हाइब्रिड निजाम है, इनको ये लगता है कि ये इमरान खान साहब को खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद है ज़ियाउल हक ने कितना लंबा अरसा, लगभग 10 साल से ज्यादा अरसा जो है, ज़ियाउल हक ने हिलने नहीं दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कहीं आपको पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं आने देते थे, भुट्टो का नाम नहीं आने देते थे, कोई खबर नहीं आने देते थे। लेकिन जिस दिन बेनजीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी, उस दिन एक रिकॉर्ड इस्तकबाल बेनजीर भुट्टो का हुआ था। ये एक हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया सर से लेके पांव तक। वो पीपल्स पार्टी को तबाह नहीं कर सके, खत्म नहीं कर सके। भुट्टो को फांसी होने के बावजूद जब भुट्टो की बेटी आई तो फिर छा गई, सबसे बड़ा इस्तकबाल उसका हुआ। तो ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर नहीं कर पाया। याया खान जो है वो मुल्क टूट गया, याया खान जीत नहीं पाया। अयूब खान आज खत्म हो गया, फातिमा जिन्ना आज भी जिंदा है, मादरे मिल्लत। जनरल मुशर्रफ कहां गया? कोई नाम लेवा है? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जनरल मुशर्रफ ने, लड़ा हुआ इलेक्शन, एक काउंसलर का सीट नहीं जीत सकते, वो अब जीरो हो गया, खत्म हो गया। वक्त का डिक्टेटर था, 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक बना रहा। कहां गया जनरल मुशर्रफ? कहीं नहीं। सियासतदान नहीं खत्म होते, सियासतदान तभी खत्म होते हैं जब वो खुद कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने किया, जैसे जरदारी ने किया। पीपल्स पार्टी को जरदारी के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता था, जरदारी ने कर दी खत्म। नून लीग को नवाज शरीफ के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता था, नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने और भाई ने मिलकर कर दी खत्म। जो मेहनत इनके बाप ने की थी बड़ी, दिन रात एक करके, वो बर्बादी फेर दी उन्होंने। अब हालात इनके ये हैं कि जेल में जाने वाले सहाफियों को भी हरासा किया जा रहा है। ये शाकिर वान साहब ने रिपोर्ट किया, वो बता रहे थे कि कोट लखपत जेल ट्रायल में जाने वाले सहाफियों को हरासा किया जा रहा है, कवरेज पर पाबंदी लगाई जा रही है। कवरेज पर आने वाले सहाफियों को यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप यहां आ तो गए हैं, वापस ही ना जा सको। अब इस तरह के मामला हो रहे हैं, और ये जो एक ट्रायल हो रहा है जेल में कोट लखपत में, उसको ऐसा बनाया जा रहा है जैसे मिलिट्री ट्रायल हो रहा था, जैसे उसकी कवरेज नहीं हो सकती, इसकी भी नहीं हो सकती। और यह बददयांती नजर आ रही है। यह नजर आ रहा है कि सिस्टम इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इमरान खान को माइनस कर दे, और साथ ही साथ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब जो तहरीक खड़ी करना चाह रहे हैं वो तहरीक भी ना चल सके। अच्छा, इमरान खान की मकबूलियत को कम करने में तो यह नाकाम ही है, दूसरी तरफ अपनी मकबूलियत को बढ़ाने में पब्लिक का पैसा झोंक दिया है इन्होंने। पब्लिक का पैसा खर्च कर करके थक गए हैं, अपनी मकबूलियत ये हासिल नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये आपके सामने एक पूरा पेपर है जिसमें ये वर्क ऑर्डर है कि 10 दिन के लिए प्रमोशन करवानी है। प्रमोशन क्या है? 10 मुहर्रम के हवाले से जो है वो गाइडलाइन है, और बहुत सारे ऐसे बैनर पोस्टर और चीजें जो छपती हैं उसके हवाले से ये है। अब ये इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो 20 करोड़ रुपया है, और ये खर्च कहां किया जा रहा है ये जरा दूसरी अब तस्वीर देख लें, यहां आपको तस्वीर नजर आएंगी। हर पोस्टर मरियम नवाज, हर पोस्टर मुहर्रमुल हराम के हवाले से, चाहे सबील लगी हुई है, चाहे कोई छत पे बैनर लगा हुआ है, चाहे कोई मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, चाहे कुछ भी है, हर जगह पे मरियम नवाज का फोटो, और एक एक जगह पे 4-4, 5-5 फोटो चिपकाए हुए हैं। लोग जिसको मुस्तरद कर चुके हैं उसका फोटो जबरदस्ती लगाया गया है। और यहां पे देखें ना, खास तौर पे एहतमाम किया गया क्योंकि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से है, तो काले कपड़ों में मरियम नवाज के फोटो बना के तो वहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि हमारे जो अहले तशीह बहन भाई हैं वो यहां पे जब जाते हैं तो वो काले कपड़े पहनते हैं मुहर्रमुल हराम में, तो वो काले कपड़ों की मुनासबत से मरियम नवाज साहबा को भी काले कपड़े पहना के तो जगह जगह पोस्टर चिपका दिए। यानी ये मजहबी मामलात के अंदर भी इन्होंने अपनी फोटोएं चिपका दी हर जगह पे। कहीं पे ये सियासत का मौका जाया नहीं करते और सियासत का मौका छोड़ते नहीं है। महकमा सेहत के हवाले से आप ये देखें ना कि
जो पंजाब ने नया कदम उठाया है, यहां इन्होंने 1,30,000 मुलाजमीन पंजाब में फारिग कर दिए हैं महकमा सेहत के। ज़राअत के बाद महकमा सेहत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया मरियम नवाज ने। पहले तो करोड़ों किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया और अब उसके बाद महकमा सेहत के मुलाजमीन के ऊपर यलगार की है। मुख्तलिफ यूनिट्स के 1,30,000 से जायद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। यह पोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और तशहीर की खातिर पहले से जारी मंसूबों को अपना और अपने वालिद का नाम देकर दोबारा लॉन्च किया गया और साथ ही महकमा सेहत के बड़े पैमाने पर 1,30,000 से जायद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, ये हालात पैदा कर दिए इन्होंने पाकिस्तान में। पहले ही लोग बेचारे भूखे हैं, लोग बिल नहीं दे पा रहे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं बजाय इसके कि उनको रोजगार देते। तनख्वाहदार तबके से जो इन्होंने टैक्स वसूल किया ना गुज़िश्ता एक साल में, वो 555 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने वसूल किया है, जबकि जो कारोबारी लोग हैं, रिटेलर्स हैं, उनसे सिर्फ 38 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने वसूल किया। यानी तनख्वाहदार तबके से जो इन्होंने टैक्स लिया ना, वो 51% ज्यादा है पिछले साल की निस्बत। 51% ज्यादा तनख्वाहदार तबके ने 51% ज्यादा टैक्स दिया है आदादोशुमार के मुताबिक। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या 51% तनख्वाह बढ़ी है? तनख्वाह बढ़ती है 10%, टैक्स बढ़ता है 51%, महंगाई बढ़ती है 50%। और भाई गरीब आदमी, तनख्वाहदार आदमी जाए कहां पे? लोग खुदकुशियां ना करें तो और क्या करें? लोगों के हालात इतने इन्होंने खराब कर दिए हैं कि लोगों के पास जीने का सहारा इन्होंने छीन लिया है। अब टिकटॉकर्स की जो पॉलिसी है वो ऐसे है जैसे वो वीडियोस बना बना के लगाते हैं कि जनाब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होता यह है कि जो हुकूमत होती है वो एक संजीदा चीज होती है, वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो अपनी पॉलिसीज के जरिए से चीजों को चलाते हैं। जैसे कि इमरान खान साहब बैठ के पॉलिसी बनाते थे, लोगों के साथ बैठते थे, मुशावरत करते थे, सीनियर लोगों को बुलाते थे, दुनिया भर की किताबें वो पढ़ते थे, चीजें पढ़ते थे, दुनिया के मॉडल्स को स्टडी करते थे, उसके मुताबिक वो कहते थे ये पॉलिसी हम बनाएंगे, ये चल जाएगी। नवाज शरीफ भी अपने दौर में बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनाते रहे हैं। परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसने भी अपने दौर में पॉलिसीज बनाई थी। बेनजीर भुट्टो ने भी अपने दौर में पॉलिसीज बनाई थी। लेकिन ये बिल्कुल ही निकम्मे हैं, ये टिकटॉकर्स बिल्कुल ही फारिग हैं, इनका दिमाग ही काम नहीं करता। अंदाजा करिए, ये कैमरा उठा के और मुंह उठा के चल पड़ते हैं जिधर को इनको भेज दिया जाता है। इनके ऊपर प्रेशर था कि पहुंचो पाकपतन अस्पताल, ये उधर पहुंच गए। उधर जाके इन्होंने किया क्या? एक एमएस फारिग कर दिया, सीईओ फारिग कर दिया और उसको डीसी को कहा जनाब आप भी चार्ज छोड़ दें। अंदाजा करें आप, उनको गिरफ्तार भी करवा दिया। भाई इस तरह तो आपको सारे अस्पतालों में सारे बंदे गिरफ्तार करवाने पड़ जाएंगे। वजह यह है कि आपको सहूलतें देनी होती हैं। यानी एक अस्पताल में ये जाती है तो दूसरे से खबर आ जाती है, फिर तीसरे से खबर आ जाती है, फिर चौथे से खबर आ जाती है। चक्कर यह है पॉलिसी और विजन नहीं है इनका, ये सिर्फ इश्तिहारबाजी और सस्ती मशहूरी और नौसरबाजियों के चक्कर में और कुछ भी नहीं है। ये हुकूमतें छोटे मोटे ये छापे नहीं मारती, हुकूमतें जो होती हैं वो पॉलिसियां बनाती हैं। ये पॉलिसी बनाने के काबिल नहीं है। और इमरान खान साहब ने जो पॉलिसियां बनाई थी जैसे सेहत कार्ड की और दीगर हेल्थ के हवाले से, वो सारी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी, इन्होंने खत्म कर दी। जो मेहनत यास्मीन राशिद ने पंजाब में की थी, ये बाप बेटी ने मिलके वो मेहनत जाया कर दी, तबाह बर्बाद कर दिया। एक और नाजरीन बड़ी खबर है और ये खबर है वजीरिस्तान से। इसको बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया। मैं आपको ये अहमद फरहाद साहब ने जो विजुअल पोस्ट किया है वहां से मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। कुछ और लोग हैं उन्होंने भी ये तस्वीर पोस्ट की हैं। जो वजीरिस्तान है वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए, उन्होंने एहतजाज किया और वो दहशतगर्दी के खिलाफ और मुमकिना जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। देखिए वजीरिस्तान में फौजी जवान भी शहीद होते हैं, वहां पे ऑपरेशन में दहशतगर्द भी मारे जाते हैं बाज़ औक़ात, और आम लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद होती है अक्सर। अमन व अमा की खराब सूरत हाल है, वहां ड्रोन हमले किए जाते हैं, उनकी वजह से आम शहरी जो है बच्चे हैं वो शहीद हो जाते हैं। और 2025 में अब तक अफसरान समेत 70 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार वहां पे अपनी जानें गंवा चुके हैं। अब ये अमन व अमा की जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है, लेकिन बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है वो फौज के पास है और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास है। लेकिन अमन कायम नहीं हो पा रहा। जो मकामी लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारे यहां पे जानबूझकर अमन कायम नहीं होने दिया जा रहा, यहां पे गुड तालिबान और बैड तालिबान का गेम खेला जा रहा है। मुझे अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बात कही थी
और यही बात अली अमीन गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ के सामने भी कही थी, और पूरी जो एक हायरार्की है वफाक की, उनके सामने बैठकर कही थी कि ये जो गुड तालिबान है, इनकी वजह से यहां दहशतगर्दी फैल रही है। गुड तालिबान का मतलब यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कहती, ये आते जाते हैं अपनी मर्जी से, ये भत्ता भी लेते हैं, लड़ाई भी करते हैं, इसको गुड तालिबान कहते हैं। एक्चुअली जब कोई गुड तालिबान कहता है तो उसका मतलब यह है ये वो तालिबान है जो गुड बुक्स के अंदर है रियासती इदारों की, और जो बैड तालिबान है ये वो है जो रियासती इदारों के साथ लड़ाई में है। तो जब ये डिवीजन होती है ना, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन भी होती है और दहशतगर्दी भी बढ़ती है। अब जो मकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिला तफरीक आप इन लोगों को यहां से निकालें, कोई गुड और कोई बैड नहीं है। दूसरा, ड्रोन हमले ना किए जाएं। वो चाहते हैं वहां पे ऑपरेशन के नाम पे जो कुछ इससे पहले हुआ, उनका इस्तेहसाल हुआ, दोबारा कोई ऑपरेशन ना हो। और वो ये समझते हैं कि उनकी जो मादनियात हैं उन पे कंट्रोल के लिए यहां पे जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि चीजें ऑपरेशन की तरफ चली जाएं और हमें ये इलाके खाली करने पड़ जाएं। ये मकामी लोगों का कहना है और वो बार बार ये बात कहते हैं, और क्योंकि मुझे बहुत दफा उन्होंने ये बात की है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। लिहाजा वजीरिस्तान के मामलात को बड़ा बारीकी से देखने की जरूरत है। DGA-SPR हाल ही में इस पर ट्वीट भी कर चुके हैं। उसके बारे में खबरें भी आ रही हैं मुबैना तौर पे कि 27वीं आईनी तरमीम में फाटा को वापस वफाक के साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी, उसके इख्तियारात वफाक के पास चले जाएंगे। तो जब आप इन सारी चीजों को मिलाकर देखते हैं तो वजीरिस्तान के लोगों में जो बेचैनी है उसकी आपको वजह समझ आती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।